हाय गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई मोहम्मद इमरान ऑफ द फैकल्टी ऑफ द QTS इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रहा होगा। आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है आप लोगों के लिए, है ना। आप लोग मेरे उम्मीद पर खरे उतरते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आज हम लोग का जो सीरीज़ है, तो सीरीज़ के अंदर हम लोग लेके आ गए हैं सब्जेक्ट हिंदी का, क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 1। तो ये है हिंदी का चैप्टर 1 क्लास 5 का। इस चैप्टर का नाम है राख की रस्सी। किस चीज़ की रखी रस्सी? राख। राख मतलब होता है बच्चों, आप खाना जिस लकड़ी से पकते, पहले के लोग जो लकड़ी से खाना पकाया करते थे, तो जब खाना पक जाता था, लकड़ी जब जल जाता था, तो उसके बाद लकड़ी के जले हुए हिस्से को जो बच जाता था ना, जो लकड़ी जल कर जिस रूप में, नए रूप में जो आ जाता था, उसे राख कहा जाता है। राख की रस्सी, उसी के रस्सी कहा जा रहा है। तो चलिए ज़रा देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो बेसिकली गाइस, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बताते चलें कि आज हम लोग केवल चैप्टर ही नहीं, बल्कि चैप्टर के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करते चलेंगे। क्वेश्चन आंसर अगले स्लाइड में, दूसरे स्लाइड में आएगा, और ये हमारे PDF फॉर्म में, ठीक है। चलिए, कह रहा है लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सॉनगोसैन गंपो के मंत्री थे। कह रहा है लोनपो गार तिब्बत में, तिब्बत के लोनपो गार जगह का नाम है। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा, कितने नंबर राजा? 32वें राजा सॉनगोसैन गंपो के मंत्री हैं। सॉनगोसैन गंपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कह रहा है कि एक बार की बात है, लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा के पास एक जो मंत्री था, उनका नाम था सॉनगोसैन गंपो। वो मंत्री थे, ठीक है। वो मशहूर इसलिए थे क्योंकि उनकी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए लोग उन्हें बड़ा मशहूर किया करते थे। दूर दूर तक उनकी ये चालाकी और हाजिर जवाबी मशहूर थी। मगर उनकी ज़िंदगी सही चल रही थी, मगर जब उनका बेटा जवान हुआ तो उनका चिंता सताने लगा उनके बारे में। कारण ये था कि वो बहुत भोला था। वो उनका जो लड़का था वो बहुत भोला था, इसलिए उनको बड़ा सताया करता था उनकी चिंता। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, यानी कि उसको होशियारी थोड़ा भी नहीं आता था। लोनपो गार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका क्या काम कैसा चलेगा? तो लोनपो गार बच्चों, ये मुझे यहाँ पता चला, लोनपो गार जो है, लोनपो गार नाम है। लोनपो गार नाम है, क्या है बच्चों? लोनपो गार ये नाम है। और सॉनगोसैन गंपो के मंत्री, ये सॉनगोसैन राजा का नाम है। ये सॉनगोसैन राजा का नाम है, ठीक है। सॉनगोसैन राजा का नाम, लोनपो गार मंत्री का नाम। पता चला लोनपो गार ने सोचा, जो मंत्री थे उन्होंने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसा चलेगा। वो बेचारे इसी सोच में थे कि ये तो थोड़ा सा भी चालाक नहीं है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर ले आओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरे के साथ, 100 जौ के बोरे के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उनका बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। कह रहा है कि एक दिन की बात है, लोनपो गार जो मंत्री थे वो अपने बेटे को 100 भेड़ दिए, और 100 भेड़ देने के बाद कहे इसको शहर ले जाओ, और शहर ले जाकर, मगर इसके बेचना नहीं है और ना ही इसे मारना है, और इसको बिना मारे बिना बेचे हमको वापस जब तुम आओगे तो अपने साथ साथ जौ भी 100 जौ के लेके आना। 100 भेड़ ले जाओ और साथ में 100 भेड़ भी लाना, और 100 जौ भी लेके आना, बोरा 100 जौ का बोरा भी लेके आना। अगर तुम ऐसा नहीं किया तो हम तुमको घर में घुसने नहीं देंगे। ये कहकर उनको वो शहर के लिए रवाना कर दिए। लोनपो गार का बेटा शहर पहुंचा, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुख क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपने हाल का सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इसका हल
पीस किया कर लड़की ने, अच्छा यहाँ तक हम देखते हैं। कह रहा है क्या, वो जो लोनपोगार का जो बेटा था वो शहर पहुंचा। शहर पहुंचने के बाद वो सोचने लगा मेरे पास तो पैसा है ही नहीं। इस पर चिंता करने लगा, विचार करने लगा, मेरे पास तो पैसा है नहीं, 100 जौ के बोरे कैसे खरीदाएंगे। यही सोचते सोचते वो जो है बहुत दुख हो गया था, और बहुत दुखी कारण होते होते जो है कि वो सड़क के किनारे बैठ गया। तभी उसके सामने एक लड़की आ खड़ी हुई। वो पूछने लगी तुम इतने दुखी क्यों है, दुखी क्यों बैठे हुए हो, बताओ जरा मुझे। तो लोनपोगार के बेटे ने सारे बात बताया। ये लड़की कहने लगी इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कह रहा इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और इन्हें बाजार में बेच दिया। कह रहा लड़की क्या की कि इनके ये जो भेड़ थे, भेड़ के बाल को उतार दिया और बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उसने जौ के 100 बोरे खरीद के उसे घर वापस भेज दिया। लड़की क्या की कि भेड़ों के बाल बेचकर उसको पैसे दे दिए, पैसे से वो जौ खरीद लिया 100 बोरे, और फिर वो घर आ गया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे। लोनपोगार का बेटा को लगा कि यहाँ हम अच्छे काम कर दिए हैं, भेड़ भी नहीं बिका है और हमारे पास 100 जौ आ गए हैं, तो मेरे पापा बहुत खुश होंगे। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। वो कहने लगे, वो जब लड़का आया शहर से जौ को लेकर तो उनके पिता बिल्कुल खुश नहीं हुए। उनके बात को सुनकर, उसके हाल को सुनकर वो कमरे में चले गए और कल होकर जो है वो फिर बोलने लगे कि तुम जो पिछली बार जब भेड़ों का तुम बाल उतार के तुम बेचे वो मुझे थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा है। अगर तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उन्हीं के साथ जाओ कि 100 बोरे लेकर आओ, तो बोरे लेकर ही लौटना। कह रहा है कि अब तो तुम बाल छीर दिए हो भेड़ों के, अब बिना बाल के भेड़ को ले जाओ शहर और ले जाकर तुम जो है फिर क्या करो, वो जौ लेकर आओ 100 बोरे। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल का हल सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगे। ये बात लड़का को बोले जो उसके पिता थे लोनपोगार, वापस तुम जाओ इस भेड़ को लेकर, तब जाके 100 बोरे लेके आप। वो लड़का गया बेचारा ही निराश होते हुए, और निराश हो जाने के बाद फिर वही जगह पर जहाँ पर वो बैठा था, जहाँ उससे वो लड़की मिली थी, वहीं पर जाकर फिर बैठ जाता है और बैठ जाकर सोचने लगता है काश फिर वो लड़की आ जाती है। और उसको यकीन भी था कि अगर लड़की आ जाएगी तो वापस उसको मदद कर देगी। फिर यही होता है, लड़की आ भी जाती है और आज आके फिर वो सारी बातें पूछने लगता है। तो लड़का फिर बताता है अब तो बिना 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में घुसने नहीं देंगे। लड़की सोचकर बोली एक तरीका है। उसने भेड़ों के सिंग काट लिए, उसके बेचकर जो रुपए मिले उसने 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को 100 पे लड़की ने घर भेज दिया। कहा लड़की अब चालाकी लगाई, अब उन भेड़ों के बाल तो नहीं थे, बाल की जगह उसके सिंग को बेचा। उसके सर पे जो सिंग होता है, सिंग को बेचा। सिंग को बेचने के बाद जो है उससे पैसे लिए, पैसे इकट्ठा करने के बाद 100 जौ के बोरे खरीदे। 100 जौ के बोरे खरीदने के बाद फिर वो लड़की को बोरे देकर वापस घर को भेज दिया। भेड़ और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उसके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। होता ऐसा है कि जो लोनपोगार है घर जाकर सारी बातें सुनाता है कि मुझे फिर एक लड़की मिली थी और ये की थी, वो सारी बातें सुनाता है। और जो उसके पिता होता है लोनपोगार, वो कहते हैं तुम लड़की के पास जाओ, लड़की के पास जाकर कहो कि मुझे राख की 9 हाथ लंबी राख की रस्सी चाहिए। तो लड़का जाता है, लड़का जाने के बाद वो सारी बातें लड़की को सुनाता है। लड़की कहती है कि मुझे एक शर्त है, मैं 9 हाथ राख की रस्सी बना दूंगी मगर ये रस्सी तुमको तुम्हारे पिता को पहननी पड़ेगी। लोनपोगार के पास आकर लड़का बोलता है, तो लोनपोगार कहता है ये तो संभव है नहीं, राख की रस्सी बनती ही नहीं है, और इसीलिए वो सोचेंगे ये तो कुछ होगा नहीं, और वो बात को मंजूर कर लेते हैं। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में
पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वो टूट जाएगा। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उनकी दोनों की शादी हो गई। होता कुछ ऐसा है बच्चों के लोनपोगार ने तो बात बोल दी कि तुम बोल लड़की को रस्सी बना के लाने के लिए। लड़की भी एक काम करती है, वो एक रस्सी लेती है, रस्सी को आग से जलाती है। आप भी अगर ये चीज़ प्रैक्टिकल नहीं करिएगा, बट आप देख सकते हैं कि जब रस्सी जलती है तो रस्सी जिस गांठ में बंधी होती है उसी गांठ के जो राख होते हैं वो बच गए होते हैं, उसी तरीके से बंद होता है। वो लड़की क्या करती है, एक सील पर पत्थर पे जो है कि वो राख को जलाती है। 9 हाथ लंबे राख को, 9 हाथ लंबे रस्सी को जलाती है, और जलाने के बाद वो पत्थर को, सील को सहित वो लड़की वो लोनपोगार के पास ले जाती है और ले जाकर कहती है कि ऐसा करिए आप कि आप पहन लीजिए, क्योंकि हम तो राख की रस्सी बना दिए और अब बारी है आपको पहनने की। तो लोनपोगार सोचने लगे ये तो मेरी समझदारी से बिल्कुल बड़ी समझदार लड़की निकली। राख की रस्सी कोई असंभव ही है पहनना, क्योंकि उसको उठा ही नहीं सकते तो पहनेंगे कैसे। ये बात देखकर जो लोनपोगार से वो लड़की को प्रस्ताव देते हैं अपने बेटे से शादी करने का, और फिर उन दोनों को धूमधाम से शादी हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारा ये रहा क्वेश्चन आंसर गाइस। तो हम लोग पहले बोले थे क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग अगली स्लाइड पर करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिए हुए हैं। यहाँ पे केवल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, है ना। जिस तरीके से हम बोले थे कि आपको क्वेश्चन आंसर अगले स्लाइड में मिलेगी, तो अगली स्लाइड आ चुकी है आपके सामने। जिस तरीके से अगले स्लाइड आपको दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले हम ज़रा पेन ले लें आप लोगों के लिए, और ये लिया जाए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, हमारे पास दिया हुआ है ऊपर में, कह रहा है प्रश्न नंबर 1, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के बोलेपन से चिंतित थे। तुम्हारे विचार से वो किन बातों के बारे में सोचकर परेशान थे? तो आप बता सकते हैं बच्चों किन बातों को सोचकर वो परेशान थे। क नंबर और ख नंबर कह रहा है कि तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती। तो कह रहा है हमारा उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कह रहा है क नंबर का, कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे। उनको किस चीज़ की परेशानी हो रही थी, तो उनको ये बातों की आप आंसर इस तरीके से लिखेगा, हमारे विचार से वो निम्नलिखित बातों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। ठीक है, और आप इसका आंसर इस तरीके से लिखिएगा कि कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख ना बना दे, है ना। कहीं उनसे अत्यधिक बोलेपन उससे जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे, वो अपना जीवन निर्वाहन कैसे करेगा। ये सारी बातों को सोचकर वो क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो तुम क्या उपाय करते? क्या उपाय करते बच्चों? तो ख नंबर का आंसर ये कह रहा है कि मैं रोज़ उसको अपने पास बिठाकर दुनियादारी समझाता। तो यह समझाती नहीं होगा बच्चों, समझाता होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। समझाता, उसे पढ़ाता लिखाता, उससे सवाल जवाब करता, उसकी परीक्षा लेता। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कि बच्चों का की मात्रा थोड़ा सा गड़बड़ है, बट आप उसको खुद से पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको खुद से मिल जाएगा। ठीक है, आप और खुद से इसको पढ़िएगा तो। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। अगले स्लाइड कह रहा है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। क नंबर में मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? ख नंबर कह रहा है, तो क नंबर का आंसर पहले ले लेते हैं। क नंबर का आंसर ये रहा, कह रहा है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा था ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। ठीक है, ये तो बात आपको पता है। ख नंबर कह रहा है कि उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा था। तो ख नंबर का आंसर नीचे लिखा हुआ है, कह रहा है बच्चों ये जो ब्लैक कलर का वो क्वेश्चन है, ख नंबर नीचे उत्तर भी दिया हुआ, आप उस तरीके से समझ सकते हैं। जो ब्लू कलर का वो आंसर है। कहना शहर में लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं। ऐसे लोगों के बीच रहकर भोला भाला व्यक्ति भी होशियार और सूझबूझ वाला बन जाता है। इसी कारण अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में भेजा था। अब कह रहा है ग नंबर, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो कि किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वो अपने निर्णय से खुश हैं, क्योंकि एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे के
बच्चे से बात करो, ये भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ा। कह रहा बच्चों कि आपको ये खुद से काम करना है कि आप अपने घर में देखिए क्या कोई बड़े लोग आपके या आस पड़ोस के लोग भी घर छोड़ के गए हैं, क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, बच्चों लोग कैसे रहते हैं, ये सारी बातें आप उनसे पूछी। तो ग नंबर का आंसर हम लिख दिए कि इसको आपको खुद से करना है। ठीक है, अगली स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड कह रहा है कि जौ एक तरह का अनाज है। वो जो बोल रहे थे ना 100 बोरी जौ लेके आओ, तो जौ क्या है, एक तरीके का अनाज है और जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा चना भी, सूखा बुनकर भी खाया जाता है ना, जौ की ये सारी की जाती है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो आपके और अनाज के नाम हम बता दिए, यहाँ पे आपको लिख दिए हैं। पहला कौन सा है, गेहूँ। यहाँ देखिए गेहूँ, फिर मक्का, फिर बाजरा, फिर देखिए जौ, धान और ज्वार। ये सारे किसके नाम है बच्चों, तो ये सारे नाम हैं किसके नाम है बच्चों, तो ये सारे नाम है किसके नाम, अनाजों के नाम। बहुत अच्छे, सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, ये सारे नाम है अनाजों के नाम है। ठीक है, अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड हमसे कह रहा है बच्चों कि प्रश्न नंबर 3 है, अगला स्लाइड कह रहा है कि गेहूं और जौ अनाज होते हैं और ये 3 शब्द संज्ञा है। ये तीनों क्या है, गेहूं और जौ अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, अगर शायद से अगर सब्जेक्ट में होगा तो हिंदी ग्रामर अगर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। संज्ञा उसे कहते हैं, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जाति, स्थान, किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है। गेहूं और जौ अलग अलग किस्म के अनाज के नाम है, इसलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वैसे संज्ञा जो किसी खास चीजों के बारे में बोला जाता है उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अनाज जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि अनाज जातिवाचक उसे कहते हैं जो पूरे जाति भर का बोध कराए। तो जातिवाचक संज्ञा में बच्चों जाति का बोध क्या करा, अनाज। अनाज में कौन कौन सा आ जाएगा, गेहूँ, जौ, है ना, बाजरा, सारी चीजें, सारे अनाज आ जाएगी। इसलिए जब एक एक अलग करके हो, अलग अलग करके हो अनाज, तो इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक। कौन सा कहेंगे, व्यक्तिवाचक, इसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति हम लिख देते हैं, आप इसको खुद से लिख सकते हैं, इसको कहेंगे बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा। मगर जब यही सारी चीज एक बर्तन के अंदर आ जाए, ठीक है, एक बर्तन के अंदर आ जाए, यहाँ पे ये क्या हो, बाजरा भी हो, जौ भी हो, मक्का भी हो, है ना, बहुत तरीके के अनाज हो, तो इन सबों को मिलाकर एक शब्द बनता है जिसको कहते हैं जातिवाचक। ठीक है, क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे जाति भर का ये बोध कराता हो। ठीक है, तो ये क्या, जातिवाचक संज्ञा। चलिए 1 मिनट गाइज, हाँ, तो इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब कह रहा है इसी प्रकार रिमझिम यानी बुक का नाम है, रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक बुक का नाम कोई बता रहा है। और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, पाठ्य पुस्तक मतलब सारी किताबें, तो ये पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो गई। नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करे। कह रहा है ले और धातु, शेरवानी और भोजन। ठीक है, लेह मतलब होता है तांबा, धातु मतलब होता है खिचड़ी, शेरवानी मतलब होता है शहर और भोजन मतलब होता है वेशभूषा। इसको क्या करना है बच्चों, का नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं में करें। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हम बाद में करवाते हैं। यहाँ पे ये मिस्टेक है बच्चों, आप इसको नहीं करिएगा, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, आप इसको आंसर नहीं करिएगा, ये आंसर नहीं है। हम अगला देखते हैं, अगर अगला आंसर होगा तो। अच्छा हाँ, अगला आंसर है बच्चों, ये आपको नहीं करना। ठीक है, ये गलत दिया हुआ है, आप इसको नहीं करना। मैं हम फिर बोल रहे हैं, इसको आपको नहीं बनाना है, ये गलत दिया हुआ है। आपका आंसर अगली स्लाइड में है। कह रहा है ऊपर देखिए, गेहूं और जौ अनाज होते हैं, ये तीनों संज्ञा जिस तरीके से हम पहले बता दिए ऊपर में, पहले ये चीज़ें अगली स्लाइड में लिखी हुई थी और ये अगली स्लाइड में लिखी हुई थी। ये सारी बातें है ना, ये सारी बातें अगली स्लाइड में लिखी हुई थी। इसके ऊपर वाले स्लाइड में ये बातें लिखी हुई थी, इसके पहले वाले स्लाइड में। अब कह रहा है कि लेह, धातु, शेरवानी, भोजन, तांबा, खिचड़ी, सारा वेशभूषा, इसको आपको अलग अलग करना है। तो यहाँ पर बच्चों ये वाले पार्ट में ये वाला जो था ये क्वेश्चन ही था। क्या था, क्वेश्चन था। हम इसको मिटा देते हैं जरा, हमें अचानक मिलता है ना बच्चों, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। हाँ, इरेजर का ऑप्शन है, आई होप अगर ये मिट जाए, हाँ मिट जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे को इसको मिटा देते हैं, अच्छे से साफ कर देते हैं। ठीक है, ये जो सही है, ठीक है, ये सही है, ये क्वेश्चन है, ये सही है, बट क्या है, क्वेश्चन है।
ये है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये है QUEST, ये क्वेश्चन, ये आंसर नहीं है। आंसर अगले पन्ने में आंसर ये रहा, आंसर ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, उत्तर लिखा हुआ, उत्तर देख पा रहे होंगे, उत्तर ये लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि ऊपर लिखी जातिवाचक संज्ञाओं पे तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोच कर लिखिए। अब कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें कौन कौन सा होगा? ले, व्यक्तिवाचक एक जगह का नाम है। शेरवानी एक कपड़े का नाम है। तांबा ये भी धातु का नाम है। खिचड़ी खाने का नाम है। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होगा? लेह का क्या हो जाएगा? ये धातु हो जाए। जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सा? धातु। धातु में क्या हो जाएगा? लोहा, तांबा, स्टील है ना, ये सारी धातु में आ जाएगा। भोजन, भोजन क्या होगा? भोजन के अंदर खिचड़ी है ना, पुलाव और रोटी, चावल, दाल, ये सारे आ जाएंगे। शहर, शहर के अंदर ले, लद्दाख और बिहार, ये सारे शहर के अंदर आ जाए। पटना, ये सारे शहर के अंदर आ जाएंगे। वेशभूषा, शेरवानी कपड़े का नाम है। वेशभूषा सारे कपड़ों के अंदर हो जाएगा है ना, शर्ट, पैंट, टी शर्ट, ये सारे वेशभूषा में आ जाएगा। ठीक है। अब कह रहा शहर, शहर के नाम जरा मुझे बताइएगा। ऊपर तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद सोच के लिखे। शहर, शहर में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सा हो जाएगा? कोलकाता, पटना, ये चेन्नई, ये सारे कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? वेशभूषा, वेशभूषा में कमीज, टाई, सलवार, ये वेशभूषा है। धातु, धातु में कौन सा आ जाएगा? लोहा, सोना, चांदी, ये भी धातु है। भोजन, चावल, दाल, रोटी, ये सारे भोजन रहते हैं। ये आपके टोटली आंसर है। ठीक है, ये टोटली आपके क ख दोनों के आंसर है। क का आंसर ये है और ख के आंसर ये हैं। ठीक है, चलिए अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड कह रहा है कि इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए। जो लड़की थी जो उसकी मदद करती थी उसका तो लोहा सब मान गए। वो ना सचमुच नाले पे डाला कर दी लड़की। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसे कोई काम ढूंढो जिसके करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत होती है। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम सभी अपने अपने चिट को एक डब्बे में डाल दो। डब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। ये बच्चों ना, और आप एक एक करके आओ, इस डब्बे में से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके उपयोग सुझाओ। यानी क्या करना है? एक डब्बा लेना, डब्बे के अंदर कुछ चीज़ें लिख देनी है। क्या लिखनी है? सॉरी, कागज़ में लिख देना है। लिख के उसको ढूंढकर वो अपने कक्षा में बात करना थी। कुछ नहीं करना बच्चों, इसको स्वयं करना है। यहाँ पर आंसर देखिए, इसको खुद से आप कर सकते हैं। ये डब्बा वाला कैसे ही आपको लाइव ये ऑनलाइन क्लास सकते हैं। कह रहा है मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। कह रहा है क्या कि मंत्री बोला कि जो तुम बेच के लाए हो ना भेड़ के बाल को और उससे जौ लाए हो, मुझे थोड़ा ही पसंद नहीं आया है। अगर क्या ये मंत्री को पसंद आया था कि नहीं आया था, आपको खुद से लिखिए। तो आप आंसर देख सकते हैं। हम इतने बड़ा आंसर लिख दिए। ठीक है, आपको उसका आंसर करना है। आंसर कह रहा मंत्री को ये बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं किया। दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। सिंह और जौ, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेचे थे, दूसरी बार में भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीजें खरीदी होंगी उन्हें भेड़ों के बाल और सिंगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताइए। यानी कि कह रहा है क्या ये बच्चों जो है कि यहाँ तक ये दूसरा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यहाँ से कह रहा है बच्चों कि मंत्री को बात पसंद आई होगी। ठीक है, क्योंकि भाई चार से बात है उसके बेटे ने करके लाई थी, पसंद आई होगी, मगर उसको ये बात अच्छा नहीं लगा कि ये किसी दूसरे के हेल्प की वजह से ये चीज़ें करके आया। इसलिए वो चाहता था कि इसकी ये खुद से वापस जाए, खुद से जाकर वापस करे। और दूसरी नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है जिसको हम गोल कह रहे हैं, वो कह रहा है कि पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए थे, दूसरी बार में भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने इसे खरीदा होगा उन्हें बालों को भेड़ों के बाल और सिंगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताइए। तो उन्होंने क्या किया होगा, आंसर नीचे लिखा हुआ है। कह रहा भेड़ों के बाल से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन से गर्म कपड़े, शाल। भेड़ों के सिंग से उन्होंने सजावट की चीज़ें बनाई होगी ना, सजावट की चीज़ें बनती है भेड़ों के बाल से। ठीक है, तो वो चीज़ें की होंगी। आप खुद से सोचिए। हम खुद से सोचने का आपको मौका दे दिया, हम खुद से आंसर कर दिया। अब कहता क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, सॉरी प्रश्न नंबर 1 कह रहा, बहुत सारे प्रश्न है तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम किस तरह से
कह सकती हो, कह सकते हो बच्चे, कह सकते होगा। तो कह रहा है क नंबर, चैन से जिंदगी चल रही थी। ख नंबर, चैन से जिंदगी चल रही थी मतलब क्या, शांति ढंग से जीवन कट रहा था, यानी कि चैन से जिंदगी चल रही थी। जिंदगी चलेगी नहीं बल्कि जिंदगी आराम से जो है कि कुछ बिना किए हुए आराम से बिना मुश्किलात से जिंदगी कट रही थी, तो शांतिपूर्वक उसको कह सकते हैं। कारण होशियारी उसे छूकर भी नहीं जाती, ये एक मुहावरा है। ख नंबर इसका आंसर क्या होगा, नीचे देखें यहाँ जो ब्लू कलर से है ना बच्चों, ये क्या है, तो ये सारे आंसर हैं, ठीक है। तो ख नंबर कह रहा वह बिल्कुल होशियार नहीं था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं जाती, इसका मतलब क्या, होशियारी छूने आता है नहीं, बल्कि उसे होशियारी थोड़ा भी नहीं है। कह रहा है मैं इसका हल निकाल देती, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, वो लड़की कुछ निकालने जा रही थी नहीं, बल्कि उपाय बता रही थी। अब घ नंबर कह रहा कि उनकी अपनी चालाकी धारी रह गई, मतलब कि उनकी चालाकी कोई काम नहीं आई, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब कह रहा अगला क्वेश्चन कि लोन पुगार का बेटा मतलब होशियार नहीं था, नहीं था वो लड़का। कह रहा कौन नंबर, होशियार और चालाक में क्या फर्क है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचकर अपनी कक्षा में चर्चा करिए। और ख नंबर क्वेश्चन है कि लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान कहोगे। अब जरा देखिए हमारे पास दोनों क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए हुए हैं, ब्लू कलर से जो लिखा हुआ है वो कह रहा है, उत्तर है कि होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ यानी अच्छे अर्थ के लिए किया जाता है, इसका मतलब होता है समझदार। लेकिन चालाक का प्रयोग नकारात्मक अर्थ में, खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब होता है चतुर, ठीक है। होशियार मतलब होता है समझदार, बातों को समझने वाला, और चालाक मतलब होता है चतुर, यानी कि वो जो चतुर होता है वो कभी कभी गलत काम में भी कर देता है, फिर भी वो उसको चतुर कहा जाता है। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर इसका व्यक्तिवाचक भोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख है, ठीक है, वह जानकार और पढ़ा लिखा है किंतु हृदय से सीधा है। बुद्धि शब्द का अर्थ होता है मूर्ख या बुद्धू शब्द से अर्थ होता है मतलब मूर्ख या बेवकूफ। तो पहले नंबर का आंसर हम दे दिए। ख नंबर का आंसर है लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे की शादी उससे करवा दी। वो लड़की चतुर समझदार नहीं, समझदार के बदले वो बुद्धिमान थे, यानी कि बुद्धि से काम ली थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाम दो। कह रहा है कहानी में लोन पुगार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है, ये दोनों को नाम नहीं है बच्चों। कह रहा है नीचे तिब्बत के बच्चों के नामकरण, बच्चों होगा शायद, बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। ये परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटों और लड़की को कोई नाम दो। कह रहा है दोनों को आपको नाम देने हैं, ठीक है। नाइमा, डावा, मिगमार, लास्पा, नुखू, फुदरेजे, ये क्या है, कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगह के नाम है। जी नहीं, ये बल्कि तिब्बत बच्चियों के नाम है, ये तिब्बत में रहने वाले लोगों के नाम है। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चे को मानते हैं। इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती रहेगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। ये लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है। तिब्बत भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं सोमवार और चांद, यानी डावा चांद और रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत ही मिलता है। यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। कह रहा है कि आपको खुद से इसमें नाम चार्ट के लिख लीजिए। हम नीचे नाम चार्ट के लिख दिए। बेटों का नाम मिगमार होगा और लड़की का नाम डावा होगा चांद की तरह, ठीक है। ओके, तो हमारे यहाँ पे हो जाता है ये चैप्टर कंप्लीट। COMPLETE, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। हम इस तरीके से लिखते हैं, वैसे कोई मतलब इसका था नहीं, ठीक है। ये हो गया चैप्टर हमारा कंप्लीट। इस चैप्टर में बच्चों क्या क्या बताया गया, तो इस चैप्टर में बताया गया कि लड़के एक शख्स है तिब्बत वगैरह के बारे में, जो अगर आप नहीं समझे तो इसको वापस एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा लंबा चल गया, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर था, इससे क्वेश्चन आंसर भी बहुत थे, तो हमने क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए और चैप्टर भी करवा दिए थे। इसके साथ आप उसको देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर इस तरीके से स्टे ट्यून रहिए हमारे चैनल पर, ताकि इस तरीके से अच्छे से वीडियोस आते रहे। आई होप आप लोग अच्छा लगा होगा
और गाइस इसको शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि इस तरीके की पढ़ाई आई होप कहीं नहीं मिलती है। यूट्यूब पे तो बहुत कम देखने को मिलती है इस तरीके की पढ़ाई जो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ, और इस तरीके का पढ़ाई इस तरीके से लोग पेड वर्जन लेके पढ़ाते हैं, ठीक है। और आप बहुत जल्दी टेलीग्राम का भी लिंक आने वाला है, जिसके अंदर मैंने जो जो स्लाइड करवाए हैं वो सारे स्लाइड वहाँ पे आप PDF के फॉर्म में डाले होंगे, तो आप उस तरीके से भी उसको डाउनलोड करके और उसको आप क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए वीडियो और अच्छे वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।